दोस्तों, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, द्वारकापुरी सेक्टर 8। उस मेट्रो स्टेशन पर दो महिला कांस्टेबल्स, सीआरपीएफ महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी होती है। पहली महिला कांस्टेबल दूसरी से बोलती है कि मुझे अभी आधे घंटे का काम है, तुम मेरी जगह ड्यूटी कर लोगी क्या? दूसरी महिला कांस्टेबल कहती है, तुम बेशक आधे घंटे में अपना काम फ्री करके आ जाओ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस तरह महिला कांस्टेबल वहाँ से निकल जाती है। मेट्रो स्टेशन से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी हुई होती है जिसमें एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति पहले से मौजूद होता है। महिला सीआरपीएफ कांस्टेबल उस गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद एक सादा वर्दी पहने एक व्यक्ति उस गाड़ी में आकर बैठता है और गाड़ी चलना शुरू कर देती है। कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में ले जाने के बाद वो महिला कांस्टेबल सादा वर्दी वाले व्यक्ति के 3-4 थप्पड़ रशीद कर देती है। जब वो व्यक्ति विरोध करता है तो ड्राइवर सीट पर मौजूद पुलिसकर्मी, जिसने भी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, वो भी उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है और दोनों मिलकर लड़की की चुन्नी लेकर उसके गले में, सादा वर्दी वाले व्यक्ति के गले में डालकर उसे जान से ख़त्म कर देते हैं और महिला कांस्टेबल उतरकर वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर ज़िले के खो थाना क्षेत्र के गांव नरैना की। यहाँ पर मनीराम जी कल के 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा संजय जाट और उसके 2 छोटे भाई होते हैं। संजय जाट की शादी मथुरा रायपुर की पूनम जाट से फिक्स हो जाती है। दोनों ही, पूनम जाट की भी पहले से 2 बहन, छोटी बहन और थी। इधर संजय जाट के भी 2 छोटे भाई होते हैं। तो इन दोनों के परिजन आपस में बात करते हैं कि क्यों ना तीनों की शादी एक साथ कर दी जाए। इसी तरह तीनों की शादी एक साथ हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात के दिन जब वो पूनम जाट और संजय एक दूसरे से बात करते हैं तो पूनम कहती है कि मैंने 9वीं तक पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई चल ही रही थी कि शादी हो गई, तुम कहाँ तक पढ़े हो? संजय कहता है कि मेरा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे खेतीबाड़ी करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं पिताजी का खेतीबाड़ी में हाथ बटाता हूँ। अगर तुम चाहती हो पढ़ना तो मैं तुम्हारा इसमें पूरा सहयोग दूंगा, तुम बेफिक्र होकर पढ़ सकती हो। इसी तरह 2010 में उनकी शादी होती है। 11, 12, 13 तक पूनम की 10वीं, 11वीं और 12वीं भी कंप्लीट हो जाती है और उनके एक लड़का एक लड़की भी पैदा हो जाते हैं। 2013 में सीआरपीएफ में महिला कांस्टेबल्स की जगह निकलती हैं। उसमें पूनम फॉर्म भर देती है। इसी तरह वो घर के कामकाज के बीच फिजिकल की तैयारी, पढ़ाई लिखाई पर भी करती है। 2014 में पूनम महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। पूनम के एक लड़का एक लड़की, उनकी देखभाल घर पर संजय व उसके बूढ़े माँ बाप करते थे। कभी कभी पूनम महीने में 3-4 महीने में एक बार छुट्टी आती, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2021 में पूनम की पोस्टिंग श्रीनगर हो जाती है। श्रीनगर पर रेलवे स्टेशन पर थोड़ी सी उसकी नोकझोंक एक राम प्रताप गुर्जर नाम के लड़के से हो जाती है। थोड़ी सी नोकझोंक को लेकर उनकी बातें शुरू होती हैं। बातों बातों में लगता है कि वो, उनकी भाषा काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है। इंट्रोडक्शन होता है, दोनों एक दूसरे का नाम पता जानते हैं और कहते हैं कि अरे मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ, तुम अलवर के हो, हम तो पड़ोसी ज़िले के रहने वाले हैं, क्यों ना हम दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती कर लेते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए ऐसा फ़ोन ले लेते हैं जिसके पास वो सिर्फ़ एक दूसरे का ही नंबर होता है और किसी का नंबर नहीं होता। दोनों शादीशुदा होते हैं। इस बात से दोनों को कोई ऐतराज़ नहीं होता। सब कुछ दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक बता देते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जब पूनम घर पर छुट्टी काटने के लिए आती है तो वो संजय, उसका पति, फ़ोन पर उसे बात करते हुए सुन लेता है। तो वो उससे पूछता है कि ये तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने देखा है तुम अक्सर फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताती हो। तो पूनम कहती है, ये मेरा धर्म भाई है, ये राम प्रताप गुर्जर है, बामसूर का रहने वाला है,
मैंने इसे धर्म भाई बना रखा है, हम कभी कभी बातें कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संजय कहता है अगर ये तुम्हारा धर्म भाई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम आराम से बात कर सकती हो। समय बीतता जाता है, पूनम फिर ड्यूटी पर पहुंच जाती है और इसी बीच पूनम एक तीसरे पुत्र को और जन्म देती है। छुट्टी काटने के लिए फिर वापस घर आती है। फिर उसे एक दिन संजय फिर बात करते हुए सुन लेता है, लेकिन ये बातें ऐसी थीं कि वो किसी भाई से नहीं कर सकती थी। संजय का शक गहरा जाता है और वो उसके साथ पूछताछ करता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं और तुम ये सब करती हो। पूनम उसका विरोध करती है तो संजय उसके साथ मारपीट कर देता है। बात उसके पूनम के घर वालों तक पहुंच जाती है, लेकिन उसको समझाया जाता है। पूनम कहती है ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन फिर वो वापस ड्यूटी पर पहुंच जाती है। ड्यूटी पर पहुंच के वो राम प्रताप को फ़ोन करती है और उसे भी दिल्ली बुला लेती है। तो वो दोनों एक प्लानिंग करते हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है और मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो राम प्रताप उसका साथ देने की हाँ कर लेता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। 31 जुलाई को पूनम अपने पति संजय को फ़ोन करती है कि मैंने सीओ सर से 4-5 दिनों का आउट पास ले लिया है, क्यों ना तुम आ जाओ, एक रूम किराए पर ले लेंगे और दोनों यहीं समय बिताएंगे। संजय हाँ कर देता है और अगले ही दिन सुबह 8:30 बजे की बस पकड़कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में बल्लभगढ़ पहुंचकर उसके पिता उसे फ़ोन करते हैं कि बेटा कहाँ तक पहुँचे? तो वो कहता है कि पापा मैं मेट्रो में हूँ, बल्लभगढ़ पहुँच चुका हूँ, थोड़ी ही देर में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा और पूनम के कमरे पर पहुँचकर मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगा। इस तरह से वो वहाँ दिल्ली पहुँच जाता है, लेकिन उसके पिता उसका फ़ोन भी बंद आ रहा होता है। उसके पिता उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। रात को उसके पिता पूनम के ससुर संजय के पिता मनीराम अपनी बहू पूनम को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा संजय पहुंचा क्या? वो सुबह का यहाँ से रवाना हुआ है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। पूनम कहती है कि पापा यहाँ तो नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ रह गए, आप उनको ढूंढो, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मनीराम जी फिर फ़ोन करते हैं पूनम को और कहते हैं कि तुम छुट्टी ले लो, संजय को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, वो मिल नहीं रहा है, मैंने सारे रिश्तेदारों में बात कर ली है लेकिन कहीं उसका पता नहीं लग रहा है। पूनम कहती है कि पापा मैंने सीओ सर से बात की हैं, लेकिन वो छुट्टियों के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन एक बाप की बेचैनी को सिर्फ वो ही जान सकता है जिसके ऊपर गुजरती है। उसका बेटा, जवान बेटा का कोई अता पता नहीं तो वो शांत कैसे रह सकता है। वो रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और तड़के ही सुबह पूनम के पास पहुंच जाते हैं और वो सीओ साहब से मिलते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सर मेरी पुत्र वधू को आप छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो, मेरा बेटा 2 दिन से लापता है। तो सीओ साहब जो कहते हैं ये सुनकर उनके मनीराम जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि पूनम तो हमारे पास आई नहीं छुट्टी लेने के लिए, वरना इतने गंभीर मामले में हम उससे मना क्यों करते। इस तरह से मनीराम का शक और गहरा जाता है। तो वो पूनम को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। पूनम से वो बातचीत करते हैं और उसे सच उगलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूनम अपनी बातों पर अड़ग रहती है कि वो यहाँ आए नहीं, तो दिल्ली पहुँचे ही नहीं संजय। इस तरह मनीराम जी से रहा नहीं जाता और वो खो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें अपनी पुत्र वधू पर शक है। पूनम को थाने ले जाकर पूछताछ करती है तो प्रथम दृष्टया तो पूनम मना कर देती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सब कुछ उगल देती है और वो अपने उस प्रेमी का नाम भी बता देती है जिसने ये सब किया है, उसका साथ दिया था। टीमें रवाना हो जाती हैं। बांसुर और उसको राम प्रताप गुर्जर को उठाया जाता है और जिस स्कूल के पीछे के खाली कैंपस में उसने वो सब गाड़ा था उसे निकाला जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और ये गुत्थी सुलझ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सावधान करना है, सचेत करना है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मैं आपके समक्ष समय समय पर लेकर आता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।